नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ। जो है इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादी के पोस्टर लगाए गए हैं। पाकिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जारी किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों की जानकारी देने पर 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। इसी बीच सेना ने बाड़मेर और सांबा सेक्टर में संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों को जवाब देते हुए उन्हें मार गिराया है। सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार अलर्ट मोड पर है। और दिल्ली से खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 12 बजे संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन तो आपको बताते चले। आप नेता संजय सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पार्टी मुख्यालय पर। दिल्ली से यह खबर आपको बताते चले। दिल्ली आम आदमी पार्टी मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह। 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और दिल्ली आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर इसका आयोजन किया गया है। और पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई। एसएसपी अमृतसर मनिंदर सिंह के मुताबिक यह मौत 5 गांवों जिनमें भंगाली, पातालपुरी, मरारी कलां, थेरेवाल और तलवंडी घूमन में हुई है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मजीठे थाने ਦੇ 4 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਭੰਗਾਲੀ, ਪਿੰਡ ਮਰੜੀ, ਪਿੰਡ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਤੇ ਥੇਰੇਵਾਲ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਔਨ ਦ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 4 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ 50 ਲੀਟਰ ਮੈਥਨੋਲ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨੇ 50 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਕੇ 120 ਲੀਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ 2-2 ਲੀਟਰ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪੈਕੇਟ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਗਪਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਥਨੋਲ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਥਨੋਲ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅੱਜ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत पर गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने बताया कि जब यह घटना हुई तब मेडिकल टीम मौके पर भेजी गई और अब तक 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और उन्होंने लोगों से जागरूक रहने और शराब खरीदने के पहले जांच करवाने की भी अपील की है। पुलिस और आबकारी विभाग कार्रवाई कर रहे हैं और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ ही पंजाब सरकार ने इलाज का खर्च उठाने का वादा भी किया है। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ 14 ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ अपनी मैडिकल टीम्स रश की ते लोगों को असी हॉस्पिटल भी पहुँचाया है। एज ऑफ नाउ 6 परसनस हॉस्पिटल दे विच भी एडमिटेड हैं, जिन्होंने असी जी साड़ी डॉक्टर्स की टीम सी वो समझती सी कि वलनरेबल सी। सो असी हुण भी डोर टू डोर जाके हुण भी यह कर रहे हैं कि लोगों को ये सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जी ये जहरीली शराब है, इसका जो इफेक्ट है ये 24 तो 48 घंटिया के विच भी आ सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के काफ़ी रेजिस्टेंस भी सी कि असी बिल्कुल ठीक है जी, असी नहीं दिखाना चाहते। पर मैं तुहाडे राही भी ये कहना चाहती कि जी ये जहरीली शराब होंदी है, ये जरूरी है कि जे असी सेवन किया होया होवे तां आपां इहदी चैकअप जरूर करा लीए, बिकॉज इहदे नाल साडा काफ़ी बचाव हो सकता है, क्योंकि जिहड़े पेशेंट्स हुण हॉस्पिटल दे विच एडमिटेड ने वो काफ़ी ठीक हो रहे हैं। सो मैं
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਫੇਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ सीएम साहब ਦੇ दिशा निर्देशों अनुसार। और कटरा स्थित वैष्णो देवी में मौजूदा तनाव के माहौल का असर साफ नजर आ रहा है। अप्रैल और मई में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 12 मई को महज 1250 भक्त दर्शन के लिए पहुंचे और इसका सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। होटल और गेस्ट हाउस भी खाली पड़े हैं, स्टाफ घटाए जा रहे हैं और कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें अस्थायी रूप से बंद भी कर दी है। वहीं स्थानीय लोग हालात समान होने की उम्मीद भी कर रहे हैं। बढ़ते आगे, हरियाणा के करनाल में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने पीएम मोदी के संबोधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान को साफ और सख्त संदेश दिया है। राजेश नरवाल ने पहलगाम हमले पर की गई कार्रवाई को पूरी तरह सही बताया और कहा कि अब पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देगा बल्कि सीधा जवाब देगा। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद और तत्पश्चात की गई सैन्य कार्रवाई के उपरांत इस देश को, देशवासियों को और विश्व को कल संबोधित किया। उस संबोधन से एक बात पूर्णतः रूप से स्पष्ट कही गई है और विश्व को और आतंकवाद को पनाह देने वाले, जहां पर आतंक की जड़ें हैं, मैं स्पष्ट पाकिस्तान को एक संदेश दिया है और उसमें चेताया भी गया है कि जो ये बर्बरतापूर्ण विभत्स आतंकी हमला निहत्थे पर्यटकों पर किया और जिसमें कि मेरा बेटा भी लेफ्टिनेंट विनय उसमें शहीद हुए, उसके खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई की उसको मैं से सहमत हूँ और एक अच्छा कार्य किया है। और आतंकवाद की नर्सरी, उसके आइडियोलॉजी को तैयार करने वालों पर, उसको पनाह देने वालों पर और उसके आकाओं पर एक कड़ा प्रहार किया गया है, कड़ी कार्रवाई की गई है और उसकी बैकबोन तोड़ने के लिए एक अच्छा कार्रवाई की गई है। मैं उससे कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और बढ़ते आगे, कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा सरकार के मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को ऐतिहासिक और अहम बताया। उन्होंने कहा कि हर देशवासी को इसे समझने और सुनने की जरूरत है। सीज फायर उल्लंघन पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमारी सेना ने करारा जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर ने उनके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। SYL के मुद्दे पर भी उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि हरियाणा को उसका हक जरूर मिलेगा क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी इस मिशन पर पूरी तरह जुटे हैं और हाईकोर्ट का फैसला भी हरियाणा के पक्ष में आया है। बिल्कुल, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन आज हमें सुनने को मिलेगा और जिस तरीके से इन दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं, खासकर जो 22 अप्रैल को पहलगांव के अंदर जो घटना हुई, जो हमारे जो सैलानियों को निहत्थे और इनोसेंट जो सैलानी थे उनके ऊपर जो कातिलाना हमला और जिसमें बहुत से हमारे सैलानी मारे गए,
और जिससे देश के अंदर बहुत ही रोष और दुखी वातावरण था। अब मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने अगले ही दिन एक विश्व के नाम संदेश देने बिल्कुल आज हमारे लिए बड़ी खुशी की। और लखनऊ से खबर सामने आ रही है, एसीपी मोहसिन खान के निलंबन पर हाई कोर्ट ने लगाए रोक। आईआईटी छात्रा ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से राहत मिली। हाईकोर्ट ने एसीपी के निलंबन पर अगले आदेश तक रोक लगाई है। दूसरी महिला से संबंध नौकरी के खिलाफ कदाचार नहीं। हाईकोर्ट ने कहा, अदालत के आदेश के बाद विभागीय जांच पर भी सवाल उठा है। वहीं आपको बताते चले, अब हाईकोर्ट ने इसको लेकर जो है अब अपनी तरफ से ये बयान भी दे दिया है। आपको बताते चले, अब मोहसिन खान के निलंबन पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। और यूपी में बिजली दरें जल्द होंगी तय और नियामक आयोग ने एआरआर प्रस्ताव मंजूर किया है। कंपनियों ने 12% बढ़ोतरी की मांग की। 21 दिन में उपभोक्ता दर्ज कर सकते हैं आपत्ति। तो बिजली बिल को लेकर ये जानकारी सामने आ रही, जहां यूपी में बिजली दरें जल्द ही तय होंगी और नियामक आयोग ने एआरआर प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। कंपनियों ने 12% बढ़ोतरी की मांग की है। 21 दिन में उपभोक्ता दर्ज कर सकते हैं इसको लेकर आपत्ति। तो अब नई दरें भी जल्द ही लागू होंगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में धार्मिक आस्था से जुड़े लाटू देवता मंदिर के कपाट विधिवत अनुष्ठानों के साथ श्रद्धालुओं ने खोल दिए हैं। उनके लिए और मां नंदा के धर्म भाई माने जाने वाले लाटू देवता के इस मंदिर में अगले 6 महीनों तक श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर जन कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि लाटू धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। बड़ा मैं अपने आप को आज बहुत ही भाग्यशाली और एक ऊर्जा से ओत-प्रोत पा रहा हूँ। लाटू धाम के आज दर्शन हुए और ये सौभाग्य उनकी कृपा से ही हमको प्राप्त हुआ है। ये धाम हमारा विकसित हो, इसके आसपास हेलीपैड बने, अन्य सुविधाएं बने, पार्किंग बने, माँ नंदा राज्यात यात्रा भी हमारी होनी है। रोड का भी सर जो पूरे राज्य की एक हमारी यात्रा है, उस यात्रा के निमित्त भी सभी तैयारियां हम आगे बढ़ा रहे हैं। लाटू भगवान की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, माँ नंदा की कृपा से ये यात्रा हमारी ऐतिहासिक हो। उसके निमित्त सड़कों का निर्माण है, अन्य अवस्थापनाएँ हैं, स्कूलों के सौंदर्यीकरण हैं, अन्य जो हमारे पुल हैं वो सब बनने, जो भी अवस्थापनाएँ यात्रा को सुव्यवस्थित बना सकती हैं, उसके लिए सभी बड़ा मैं अपने आप को आज बहुत ही भाग्यशाली और एक ऊर्जा से ओत-प्रोत पा रहा हूँ। लाटू धाम के आज दर्शन हुए और ये सौभाग्य उनकी कृपा से ही हमको प्राप्त हुआ है। ये धाम हमारा विकसित हो, इसके आसपास हेलीपैड बने, अन्य सुविधाएं बने, पार्किंग बने, माँ नंदा राज्यात यात्रा भी हमारी होनी है। रोड का भी सर जो पूरे राज्य की एक हमारी यात्रा है, उस यात्रा के निमित्त भी सभी तैयारियां हम आगे बढ़ा रहे हैं। लाटू भगवान की कृपा से। और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने राज्य के 117 मदरसों में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि अब इन मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जिसमें भगवान राम, कृष्ण, गुरु नानक देव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों के जीवन से जुड़ी शिक्षाएं शामिल होंगी। और उन्होंने साफ कहा कि इन मदरसों में अब तैनातियां, फोकानियां या मौलवी जैसी डिग्रियां नहीं चलेंगी। बोर्ड की मंशा है कि छात्रों को एक समान आधुनिक शिक्षा मिले, जिससे वे मुख्य धारा में आगे बढ़ सके। बिल्कुल सही है, 2 सिलेबस एक मदरसे में नहीं चल सकते।
अब अगर मदरसा बोर्ड पढ़ाएंगे तो उत्तराखंड बोर्ड नहीं पढ़ा पाएंगे, और इसलिए हमने बिल्कुल तय किया है कि हम उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। उत्तराखंड का आम बच्चा, जो मेरे उत्तराखंड का बच्चा पढ़ रहा है, वही मदरसे का बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल करेगा, और उसी एजुकेशन में वो श्री राम को भी पढ़ेगा उस मॉडर्न मदरसे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उत्तराखंड का, उसमें श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे ना तैतानिया, फौकानिया, पंजुम, मुंशी, मौलवी, मुअल्लिम, ये नहीं। बिल्कुल सही है, दो सिलेबस एक मदरसे में नहीं चल सकते। अब अगर मदरसा बोर्ड पढ़ाएंगे तो। और सीतापुर के महमूदाबाद सीएचसी की महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुकृति शुक्ला पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक्स पोस्ट में कहा कि डॉक्टर शुक्ला फरवरी 2024 से बिना सूचना के गायब हैं और लगातार नोटिस के बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जवाब नहीं मिला तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। सीएमओ की ओर से पहले भी स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन कोई भी इसको लेकर स्पष्ट रूप से जवाब नहीं मिला। और नाटकीय तरीकों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की 4 दिनों तक सीमा पर संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की, उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के बीच बचाव के लिए टेबल पर आने को कहा, और इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत के पास फोन आता है कि युद्ध को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए, जो क्षेत्रीय शांति के लिए जरूरी है। इसके बाद भारत ने जवाब देते हुए स्पष्ट कर दिया कि इस बार भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान शांति की पहल करने जो है वो बाहर निकले और भारत से आग्रह करे कि टेबल पर बैठकर हम लोग मसले का हल निकालते हैं। और इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ का भारत के डीजीएमओ के पास फोन आता है। तत्काल प्रभाव से दोनों देश युद्ध विराम की ओर बढ़ेंगे। हालांकि इसके 4 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन भी किया और ये सब एक नाटक की तरह ही लग रहा था। युद्ध का शुरू होना, अमेरिका का युद्ध से कोई मतलब नहीं होना और फिर अचानक से युद्ध के बीच कूद पड़ना, ये सब कुछ अचानक हुआ। लेकिन जो बताया या समझाया जा रहा है, क्या वही सच है या इसके पीछे कुछ और कहानी है? तो चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पर्दे के पीछे की बातचीत और अमेरिका की भूमिका। भारत पाकिस्तान के बीच कैसे रुका संघर्ष? क्या कई देशों की थी इसमें भूमिका? दरअसल पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम के बाद अमेरिका की टीम रावलपिंडी पहुंची। अब इसमें यहां से कई कहानियों को जन्म दे दिया गया। एक कहानी आ रही है कि टीम के द्वारा नूर खान हवाई अड्डे और किराना हिल्स में जांच की जाएगी। वहीं दूसरी कहानी निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में कुछ रेडिएशन हुए हैं, पाकिस्तान में परमाणु सुरक्षा प्रभावित हुए हैं, इसलिए अमेरिका संतुष्ट होना चाहता है कि परमाणु हथियार किसी गलत हाथों में ना जाए। हालांकि ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। अब ये कितना सच और कितना फसाना है, ये सरकार को आकर क्लियर करना चाहिए। वहीं एक कहानी ये भी बन रही है कि अमेरिका इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और पाकिस्तान में चीन की जो तकनीक है उसे हासिल करना चाहता है। अमेरिका ने पैसा देकर पाकिस्तान को खरीद लिया है। अब पाकिस्तान के बारे में क्या बताएं, उसका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। जिसने पैसा दिया उसके साथ हो गया। वहीं एक कहानी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का 9 मई को पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर को किया गया फोन कॉल संभवतः निर्णायक बिंदु रहा होगा, क्योंकि अलग अलग देश के नेताओं ने इस युद्ध को रुकवाने में अपनी भूमिका निभाई है। हालांकि नेताओं की भूमिका के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, नहीं जानते, लेकिन पिछले 3 दिनों में यह स्पष्ट हो गया है कि कम से कम 3 देश तनाव कम करने के लिए काम कर रहे थे, अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब। क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया कि इस कूटनीति में 3 दर्जन देश शामिल है। इसमें तुर्की, सऊदी अरब और अमेरिका भी शामिल है। हालांकि 3 दर्जन देश की बात गलत मालूम होती है और ऐसे भी पाकिस्तान के मंत्रियों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वे लोग हमेशा अपने लोगों को अंधेरे में रखने के सिवा और कुछ नहीं करते।
हालांकि अमेरिका शुरुआत में अलग थलग सा दिखाई दिया था। जैसे ही तनाव बढ़ा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका उस युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहा है, ये हमारा काम नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा कि मैं दोनों देशों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं इन दोनों देशों के नेताओं से इसे सुलझाते हुए देखना चाहता हूं और मैं उन्हें रुकते हुए देखना चाहता हूं। उम्मीद है कि वे अब रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक अमेरिका बीच में कूद पड़ा और पाकिस्तान पर अचानक युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने लगा। तो एक बात स्पष्ट होना चाहिए, अमेरिका एक व्यापारिक देश है। उसे पाकिस्तान में ऐसा कुछ दिखा होगा जिसके लिए वह आगे आया। वो पाकिस्तान में अपना आर्थिक हित हो सकता है, चीन की तकनीक को पाना हो सकता है, या फिर जो IMF ने लोन दिया हो उसकी उगाही हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान ने दोहरे संकेत दिए। एक तरफ सैन्य जवाबी कार्रवाई और दूसरी तरफ नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाना, जो कि परमाणु क्षमता की याद दिलाने का संकेत देता है। वहीं बाराखाने से ये भी कहानी निकलकर सामने आ रही है। जब तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान ने दोहरे संकेत दिए। एक तरफ सैन्य जवाबी कार्रवाई तो दूसरी तरफ नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाना, जो कि परमाणु क्षमता की याद दिलाने का संकेत देता था। पाकिस्तान कमांड अथॉरिटी देश के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखती है और उसके इस्तेमाल संबंधी फैसले लेती है। यह वही समय था जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हस्तक्षेप किया। अमेरिका को लगा कि अब इससे बाहर रहना मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका के व्यापक रणनीति और आर्थिक हितों ने अमेरिकी प्रशासन को दोनों परमाणु संपन्न प्रतिद्वंदियों को तनाव कम करने की दिशा में कूटनीतिक बढ़त दी। हालांकि इस बात में जिस एक चीज ने मदद की है वो है अमेरिका का भारत के साथ गहरा होता संबंध। लेकिन क्रेडिट वॉर में ट्रंप बाजी मार गए और यहीं से सारा रायता फैल गया, क्योंकि भारत की जनता भी युद्ध नहीं चाहती, लेकिन इस तरह नहीं कि कोई तीसरा आए और बीच का मुखिया बन जाए। लेकिन सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि युद्ध विराम किसी तीसरे पक्ष के बीच में आने से नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने फैसला लिया है। वहीं भारत ने इस दौर में पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि सुधर जाओ, वरना तुम्हारा ऐसा कोई ठिकाना नहीं जो भारत अगर चाह ले और वह बच जाए। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर पर्दे के पीछे कई कहानियां चल रही हैं, कूटनीतिक दबाव और रणनीति की। अमेरिका ने अचानक हस्तक्षेप क्यों किया? जानकार मानते हैं पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों और चीन से जुड़ी तकनीक को लेकर अमेरिका चिंतित था। वहीं पाकिस्तान ने जब परमाणु संकेत दिए तो अमेरिका को लगा कि अब तटस्थ रहना संभव नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब ने तनाव घटाने की भूमिका निभाई, लेकिन क्रेडिट की दौड़ में ट्रंप आगे निकल गए। लेकिन भारत ने स्पष्ट रुख किया कि यह संघर्ष विराम उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मजबूरी का नतीजा है। शांति भारत की कमजोरी नहीं, पर्दे के पीछे की बातचीत। और ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने देश को बड़ी जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGMO और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि भारत ने आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि निर्णायक हमला किया। ये पूरी तरह योजनाबद्ध और रणनीतिक कार्रवाई थी। सेना ने पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 9 आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया है। मुरीदकी और बहावलपुर जैसे इलाकों में हुए इन हमलों में करीब 100 आतंकवादी भी मारे गए, जिनमें टॉप कमांडर यूसुफ अजहर, मुदस्सिर खास और हाफिज जमील शामिल थे। और सेना ने यह भी जानकारी दी कि पाकिस्तान के 3 रडार सिस्टम, चकलाला एयरबेस और अन्य सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। DGMO ने चेताया कि अगर पाकिस्तान ने फिर से ऐसी नापाक हरकत की तो जवाब और भी भारी होगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। एयर मार्शल AK भारती, DG एयर ऑपरेशन और DGMO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। सेना ने बताया कि आतंकियों के 9 ट्रेनिंग कैंप्स को ध्वस्त किया गया है और करीब 100 आतंकवादी मार गिराए हैं। इनमें जैश के सरगना मसूद अजहर का करीबी यूसुफ अजहर और लश्कर के टॉप कमांडर मुदस्सिर खास हाफिज जमील शामिल है। उन्होंने बताया कि हमारा निशाना साफ था, सिर्फ आतंकवाद। हमने पाकिस्तानी नागरिकों या आम ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऑपरेशन सटीक और सोच समझकर किया गया। आगे उन्होंने कहा कि मुरीदकी और बहावलपुर जैसे शहरों में मौजूद आतंकी ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह तबाह कर दिए गए। इन इलाकों में लश्कर और जैश के अड्डे सालों से काम कर रहे थे। वायुसेना ने
4 मिसाइलें गिराकर मुरीद के टॉप ट्रेनिंग कैंप को जमींदोज कर दिया। एयर मार्शल के अनुसार हमारा मकसद आतंकियों को चुन चुनकर खत्म करना था और हमने वही किया। सेना ने बताया कि पाकिस्तान की सेना ने अपने कई एयरबेस, खासकर चकलाला एयरबेस को आतंकियों की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया और इसी वजह से उसे भी निशाना बनाया गया, पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान के 3 बड़े रडार सिस्टम भी इस कार्रवाई में ध्वस्त कर दिए गए। भारत की ये कार्रवाई सिर्फ सैन्य नहीं, रणनीतिक भी थी, क्योंकि पहली बार भारत ने पाक की एयरबेस और रडार सिस्टम को निशाना बनाकर यह संदेश दिया कि अगर हमला आतंकियों से होगा तो जवाब देश के सैन्य आधारों तक पहुंचेगा। सेना ने यह भी खुलासा किया कि 9 मई की रात भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच भीषण मुकाबला हुआ। इसमें पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिक मारे गए और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 8 अहम सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया। आगे डीजीएमओ ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। बीते दिन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद डर के मारे बात करने की पेशकश की और भारत ने साफ किया कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो जवाब पहले से भी ज्यादा तगड़ा होगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बैठक सोमवार को होना है। वहीं भारत ने साफ कह दिया है कि हर उल्लंघन का करारा जवाब दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सेना की रणनीति स्पष्ट है। शांति अगर पाकिस्तान चाहता है तो कार्रवाई बंद करे, वरना भारत की पूरी तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं थी, यह पाकिस्तान को चेतावनी भी थी। आतंक के साथ खड़ा रहोगे तो नतीजा भुगतोगे। अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत आतंकवाद को लेकर कितना गंभीर है और ये भी देख रही है कि अब भारत केवल बयान नहीं देता, जवाब भी देता है, और वो भी ठोस, सटीक। और एयर मार्शल ए.के. भारती, डीजी एयर ऑपरेशन और डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। सेना ने बताया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।